main character characters of livings. मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। ठीक है, यही हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने लिखा था कि जो मेन कैरेक्टर की बात कही जाए तो इसमें सबसे पहले आपने लिखा था क्या था, ग्रोथ है। उसके बाद सेकेंड लिखे थे रिप्रोडक्शन, थर्ड था मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, यही है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, यानी कि मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि सजीवों के या जीवों के लक्षण। तो चर्चा सबसे पहले हम लोग चर्चा किए कि क्या होता है ग्रोथ। क्या होता है ग्रोथ? ये बताया गया था कि जो ग्रोथ है, जो क्या है ग्रोथ है, इसमें चर्चा हुई थी कि जीवों के शरीर की लंबाई चौड़ाई या आयतन, इसके साथ साथ वेट, ठीक है, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल, ये जो बढ़ने की जो क्रिया होती है इसी को ग्रोथ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, बताया गया था। साथ में यह भी बताया गया था कि जो ग्रोथ है वह जंतुओं और वनस्पतियों में अलग अलग होता है। जंतुओं में बताया गया था एक निश्चित टाइम तक होता है, जबकि वनस्पतियों में जीवन पर्यंत नहीं, पूरा लाइफ चलता रहता है। बात समझ में आ गया? क्या चलता रहता है? ग्रोथ चलता रहता है। ठीक है, साथ में यह भी बताया गया था जैसे कुछ आप दीपावली वगैरह खेलोगे, सांप वाला जो होता है या कुछ पत्थरों के आकार का बढ़ना तो हो जाता है, लेकिन उसको हम ग्रोथ नहीं कर सकते। ये भी चर्चा हुई थी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए चर्चा हुई थी कि उसमें क्या होता है, वो सेल्फ नहीं होता है, वो केमिकल प्रोसेस होता है जिसके फलस्वरूप होता है। तो अगर बात आती है किसकी, ग्रोथ की, कि क्या हम ग्रोथ को सजीवों का जो डिफाइन कैरेक्टर है, परिभाषित करने वाला कैरेक्टर है, हम उसको मान सकते हैं कि नहीं? कई बार प्रश्न पूछता रहता है, एनसीईआरटी वाले पूछते रहते हैं या कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या ग्रोथ को डिफाइन कैरेक्टर मान सकते हैं कि नहीं? डिफाइन समझते हैं परिभाषित करने वाला कैरेक्टर। डिफाइन मतलब क्या? परिभाषित करने वाला। हम जीवों को परिभाषित करें तो उसमें हम ग्रोथ मान सकते हैं कि नहीं? मेन कैरेक्टर है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, मेन कैरेक्टर इसको डिफाइन करने वाला कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ग्रोथ सजीवों में पाया जाता है। बात समझ में आ गया? ग्रोथ हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला है रिप्रोडक्शन। तो हम लोग यही डालेंगे सेकेंड यानी रिप्रोडक्शन की, सेकेंड यानी रिप्रोडक्शन, सेकेंड यानी रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गया? तो रिप्रोडक्शन का मतलब है, अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब है ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बाय विच an individual produce offspring which is similar or अथवा almost
almost similar the parents. Parental organism. बात समझ में आया? क्या लिखा गया है कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज, सबसे पहले देखेंगे, इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जैविक प्रक्रिया। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा एन इंडिविजुअल, कोई जीवधारी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान उत्पन्न करता है। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवधारी क्या करते हैं? अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। वो क्या है? विच इज सिमिलर, जो संतान उत्पन्न होता है वह सिमिलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल समान हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लगभग समान हो सकता है। द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जो उसके जो पैतृक जीव है उनके समान, या तो पूरी तरह समान हो सकता है या लगभग समान हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये क्या है? कैरेक्टर है। ये क्या है? कैरेक्टर है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? एक और बात देखिए, तो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, होता क्या है कि सभी जीवधारियों में टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति इसलिए प्रवृत्ति होती है कि उसके संतान, उसका वंश चलता रहे। क्या चलता रहे? उसके संतान आगे चलते रहे, उसका वंश आगे चलते रहे, ऐसी प्रवृत्ति होती है। बात समझ में? सभी जितने भी जीवधारियों के सब में ये प्रवृत्ति होती है कि उनका क्या चलता रहे, उनका वंश, उनका लाइफ जो प्रोसेस है वह चलता रहे, उनके जानने वाले रहे, संतान समझते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहे। तो इस प्रकार से इसी क्रियाओं का रिप्रोडक्शन करते हैं सभी जीवधारियों में। एक बात आप भी जानते हो कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करोड़ों वर्ष लगे और बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप एक कोष की जीवों का निर्माण हुआ, और एक कोष की जीवों के निर्माण से फिर क्या हो गया? ऐसे मनुष्य जैसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग अगर देखें, मनुष्य की बात करें तो पूरे जीवधारियों में सबसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीव है मनुष्य। क्या है? पूरे जैव जगत में सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आ गया? तो ये करोड़ों वर्ष लगे, बहुत लंबा समय लगा, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि एक निश्चित समय पश्चात सभी की क्या होती है? जीवन लीला समाप्त हो जाती है, बिकम डेड। सभी जो आया, आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी पर आया है उसको जाना ही है, मतलब समझ रहे हैं? चाहे कोई भी जीवधारी हो, तो सभी जीवधारियों क्या होती है? एक निश्चित टाइम अवधि होती है, उस टाइम अवधि के पश्चात उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बात समझ में आया? तो सोचिए, सब जो आए हैं चले जाएंगे, तो फिर अगर यह प्रक्रिया नहीं रहती, यदि रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं रहती, तो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता नहीं बनी रहती। सोचिए, बात समझ में आया? भाई जो जितना आया है, जो भी पैदा हुआ पृथ्वी पर, एक निश्चित समय पश्चात क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, बिकम डेड हो जाएंगे। तो अगर ऐसी यह क्रिया न रहती तो क्या होता? वो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाता। बात समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अगर देखेंगे तो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं, संतान पैदा होते हैं, और साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। प्रोसेस ऑफ लाइफ बिकम्स कंटिन्यू ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? इस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। फिर आपके प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी में फिर प्रश्न पूछता है कि क्या जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, क्या हम इसको मेन कैरेक्टर मान सकते हैं कि नहीं? जो डिफाइनिंग परिभाषा, डिफाइनिंग कैरेक्टर जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, क्या हम इसे
डिफाइनिंग कैरेक्टर मान सकते हैं कि नहीं? जीव के जो जीवन की जो परिभाषित करने वाला कैरेक्टर है, क्या हम उसको मान सकते हैं कि नहीं? तो आप देखते हैं तो भी नहीं। अगर मेन देखा जाए तो परिभाषित करने वाला गुण यह नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जो होते तो है लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव क्रिया नहीं होती। जैसे आप म्यूल, खच्चर, नाम सुने? खच्चर तो खच्चर ऐसा जीव होता है जिसके संतान उत्पन्न नहीं होते। ऐसे मनुष्यों में भी देखे होंगे, ऐसे पति पत्नी का जोड़ा होता है जिनमें उनके संतान नहीं होते हैं, जिसको क्या स्ट्राइक कहते हैं, बांझ कहते हैं। बात समझ में आया? ये क्या कहते हैं? जो खोजवा जो शादी दिया था, ताली पीटते हुए आते हैं, क्या कहते हैं उसको? छक्का का खोजवा जो नहीं कहते हैं, स्ट्राइक पुरुष। बात समझ में आया? तो वो भी क्या है? वो भी तो जीव है लेकिन उनके संतान नहीं होते, उनके संतान होते ही नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है। इसी तरह वर्कर भी मधुमक्खी में होते हैं, वर्कर भी मतलब मधुमक्खी में 3 प्रकार के होते हैं। तो जो शहद कलेक्ट करके लाते हैं, मकरंद कलेक्ट करके लाते हैं, उनको वर्कर बी कहते हैं। तो वो भी क्या होते हैं? ऐसे जीव हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर तो है, जीवन का लक्षण है, इसे जीवन कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर का परिभाषित करने वाला कैरेक्टर कहेंगे तो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी मेन कैरेक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिख लिए होंगे, आगे ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए। लिखिए मेनी ऑर्गेनिज्म, many organism which cannot reproduce like mules, sterile human couples, worker bees, worker bee। लिख लिया आपने? लिखा है मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से जीव, मेनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो क्या कर सकते? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लाइक म्यूल्स, खच्चर, म्यूल्स यानी कि खच्चर, जानते हैं खच्चर का नाम सुने हैं? खच्चर का नाम सुने हैं? असल में होता क्या है? घोड़ा, नाम सुने हैं? घोड़ा, हॉर्स, और उसके बाद गधई नाम सुने हैं? तो उसका क्या करता है? उसे हाइब्रिड करा करके और जो संतान उत्पन्न होता है उसको खच्चर कहते हैं। बात समझ में आया? उसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं। जैसे खच्चर का उपयोग, म्यूल जो है उसका उपयोग भट्टों पे ईंट वगैरह धोने के लिए करते हैं, ये बहुत वजन धोने वाले होते हैं। और स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, मनुष्य का जोड़ा जो संतान उत्पन्न करने वाला भी, ये सब क्या है? संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि जो ये है रिप्रोडक्शन है, उसको हम डिफाइन कैरेक्टर नहीं मान सकते, परिभाषित करने वाला कैरेक्टर नहीं मान सकते। कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है विच वन द मेन कैरेक्टर, विच वन द मेन कैरेक्टर, तो उसमें से 4 कैरेक्टर दिया है। पहला मान दिया ग्रोथ, मेन कैरेक्टर डिफाइन, उसके साथ डिफाइनिंग शब्द आ जाए, परिभाषित करने वाला कैरेक्टर, जिसमें नंबर 1 दे ग्रोथ, नंबर 2 दे रिप्रोडक्शन, ठीक है, और नंबर 3 दे ऑल ऑफ देम। अभी हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग डिफाइन करने वाला, जीवन को परिभाषित करने वाले कैरेक्टर को नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ और दूसरा पढ़ा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि क्या होता है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? वो संतान उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है ऐसे लिखेंगे
रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इसको मेनली दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे करके लिख देंगे, बारी बारी हम समझेंगे। बाइस्पोर्स, इसमें लिख सकते हैं एल्गी, फंजाई। सेकेंड है बर्डिंग, इसमें आपको ईस्ट, हाइड्रा। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, इसमें लिख सकते हैं फिलामेंट्स ऑफ एल्गी, फंजाई, प्रोटोनेमा ऑफ मास, मास प्लांट भी दिया जाए, मास प्लांट। एक होता है रीजनरेशन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। ठीक हो गया। तो आपने पढ़ा कि जो लिख दिया सबने, रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार, क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एक हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल, पहले सेक्सुअल समझ ले, फिर एसेक्सुअल समझ में आ जाएगा। या चलिए एसेक्सुअल ही समझते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है कि किसी एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, किसी एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में क्या होता है, उसके कुछ विशेष भाग से, उस जीवधारी के कुछ विशेष भाग से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनि माने एक, तो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए गन्ना है, गन्ना जानते हैं, गन्ना शुगर के, तो उसको उसकी टहनी काट करके बो देते हैं, नया पौधा जम जाता है। कुछ पौधा देखे होंगे जैसे अजूबा फिल्म नाम का पौधा है, जिसकी पत्ती टूट जाती है, उससे ढेर सारे जड़ें निकल जाती, जम जाता है। बात समझ में? गुलाब है, उसकी टहनी काट के बो देते हैं, मतलब एक ही गुलाब का पौधा, उसका टहनी काटा, खट से बो दिया, जम गया। बात समझ में आया? तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जीवों के कुछ विशेष भाग से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला लिखा गया बाइस्पोर, ठीक है। बीजाणु कहते हैं, स्पोर की हिंदी बीजाणु होती है। होता क्या है कि जैसे फंजाई देखे होंगे, कवक, ठीक है। लिखा गया एल्गी मतलब शैवाल, और फंजाई मतलब कवक, ठीक है। अब अगर एल्गी की बात करें, जैसे बरसात के समय में देखते होंगे पानी खूब, जमीन ग्रीन हो जाती है, काफी स्लिपरी हो जाती है, ड्यू टू एल्गी, शैवाल की वजह से। पानी समुद्र वगैरह में बहुत अधिक पाए जाते हैं, एल्गी तालाब वगैरह सब में पाए जाते हैं। फंजाई ये कलरलेस होते हैं, नॉन ग्रीनिश प्लांट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जैसे कुरमुत्ता मशरूम का नाम सुनोगे, मशरूम हो गया,
रिक्सिया है, तमाम प्रकार के क्या कहते हैं ऐसे ये पाए फंजाई तो वो होते हैं। बात समझ में आया? अगर फंजाई में देखेंगे या थोड़ा सा और आप समझिए फंजाई में, जैसे कि ब्रेड आप देखे ही होंगे, खाते भी होंगे। अब ब्रेड को कभी ऐसे मान लीजिए छूट गया, बिस्तर से गिर गया, ऐसे छूट गया, तो आप देखते हैं एक आध दो दिन बाद जब झाड़ू सा तो ब्रेड बाहर निकलता है तो उसमें कुछ सफेद सफेद धागे जैसी संरचना बन गई रहती है। बात समझ में आया? बन गई है तो वो अब फंजाई होता है, कवक होता है, ठीक है। और उसके बाद से उस संरचना को थोड़ा सा और रख दिया जाए तो उसपे पहले ग्रीन होता है, फिर ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसी संरचना बन जाती है। जो पाउडर जैसी संरचना बन जाती है वो स्पोर्स होता है। क्या होता है? स्पोर्स होता है। और जब स्पोर्स पानी पर्याप्त मात्रा में पाता है तो वो क्या करता है, वो जम जाता है, अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ गया? जितने दांत खाल खुजली होते हैं, ये सबसे कॉमन तो ये डैंड्रफ होता है, जिसे बाल में से देखते हैं ऐसे झाटे सबसे निकलता है, तो डैंड्रफ भी आपसे फंजाई, डैंड्रफ भी क्या है, एक प्रकार का फंजाई है, तो उसको क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, गाँव कहते हैं। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कुछ जीवों में जैसे शैवाल हो गया और फंजाई हो गया, जिसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। प्रश्न पूछता रहता है, मल्टीपल चॉइस में देता आता है कि रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन विच, तो उसमें दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, चाहे एल्गी दे दे चाहे फंजाई दे दे, तो या दोनों दे दे। बात समझ में आएगा? तो याद रहेगा कि शैवाल है और फंजाई जो होते हैं उसमें उसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, स्पोर्स के द्वारा होती है। बात समझ में आ गया? और यह क्या है? एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है। उसमें एक नाम दे देता है एस बाय स्पोर्स इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? तो ये क्या है? एसेक्सुअल मेथड है। बात समझ में आ गया? स्पोर्स के द्वारा होता है। बाय बडिंग, बडिंग का मतलब होगा मुकुलन, बडिंग का मतलब मुकुलन, तो मुकुलन में ईस्ट लिखा गया, हाइजा लिखा गया है। ईस्ट है फंजाई है, ईस्ट क्या है? एक कोष की फंजाई है। इसी का उपयोग शराब, बिस्कुट और ये ब्रेड वगैरह सब बनाने में करते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं। बात समझ में आया? सब इसी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। पेट संबंधी जो बीमारी हो उसको भी इलाज के लिए इसकी गोली आती है, मीठी मीठी जैसे लगती है। ईस्ट हो गया यूनिसेलुलर, यानी एक कोष की फंजाई होती है। अब बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे ये जीवधारी है, ये जीवधारी मान लीजिए ये ईस्ट है, ठीक है, तो इसके शरीर में ऐसे छोटा सा उभार बनता है, छोटा उभार बनता है, आउटग्रोथ, उभार मतलब आउटग्रोथ बनता है। और यह आउटग्रोथ समय के साथ थोड़ा सा और बड़ा भी हो जाता है और फिर ये टूट कर अलग हो जाता है और अलग होकर फिर नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो अगर बडिंग का मतलब हो गया बड बनने की क्रिया को बडिंग कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बड, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बड इज नोन एज बडिंग। कह सकते हैं कुछ जीवों में, किसमें? कुछ जीवों में स्मॉल आउटग्रोथ टेक्स प्लेस, यानी छोटी सी वृद्धि, बाहर की ओर वृद्धि होती है। एंड आफ्टर डिटैचमेंट, जब यह जो वृद्धि है अलग होती है मेन ऑर्गेनिज्म से, वो नए जीवधारी का निर्माण कर लेती है, तो इसी को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल पूछता है किसमें पाया जाता है? ईस्ट और हाइड्रा याद करेंगे, ईस्ट और हाइड्रा याद करेंगे। इसमें बडिंग के द्वारा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है विखंडन। इसका मतलब होता है विखंडन। विखंडन का मतलब है कि जैसे जो शैवाल वगैरह होते हैं, फंजाई वगैरह होते हैं, कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं, जैसे ये है एल्गी है, फिलामेंटस शैवाल है। अब किसी फिजिकल कारक से, जैसे जंतुओं से या पानी के तेज हवा से, पानी के तेज झोंकों से, या अन्य जलीय जंतुओं के शरीर से लगने से ये टूट जाता है। मान लो ये हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो ये टूट कर अलग हो गया, ए यहाँ हो गया, बी ऐसे हो गया, मान लो सी ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जैसे जमीन पे सेटल डाउन होते हैं तो ये प्रत्येक वाला नया पौधे का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक वाला क्या कर लेता है? नया पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी कि प्लांट बॉडी बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इंजरी, भौतिक कांड की वजह से ब्रेक्स मेनी पीसेस, कई खंडों में टूट जाते हैं। एंड एवरी पीसेस मेक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, यानी प्रत्येक जो छोटा छोटा हिस्सा था वह नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन।
बात समझ में आ गया? यानी फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट बॉडी और ऑर्गेनिज्म बॉडी breaks many pieces and each pieces make a new individual. बात समझ में आ गया? नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल लिखा गया है फिलामेंट ऑफ एल्गी। एल्गी शैवाल जो होते हैं उसके तंतु में भी होता है प्रोटोनेमा ऑफ मास। मास के पौधों का प्रोटोनेमा होता है। अब बात आई मास, नाम सुनिए मास का। ये टेरिडोफाइट को मास कहते हैं। टेरिडोफाइट क्या कहते हैं? मास कहते हैं। बताया गया था, जैसे आप आजकल देखते होंगे कि शादी वगैरह जो होता है तो सब मंडप सजाते हैं लोग, ग्रीन ग्रीन पौधे सजाते हैं, देखे होंगे टेरिडोफाइट जो कहते हैं। तो होता यही है कि ऐसे टेरिडोफाइट ऐसे ऐसे झाड़ियों में ऐसे ऐसे देखिए ढेर सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है, इनका उपयोग डेकोरेशन करने में करते हैं, सब लेके आते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, लगा लगा सजाने का काम करते हैं। बात समझ आया? तो उसको मास कहते हैं, विशेष प्रकार का पौधा है। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके में जो प्रोटोनेमा है ना उससे भी ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। देखा गया एल्गी में पाया जाता है और उसमें मास में पाया जाता है। बात समझ में आ गया? क्या समझे आपने? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब लास्ट इसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन पुनरुद्भवन। रीजनरेशन का मतलब पुनरुद्भवन, यानी कि होता क्या है कि जब किसी जीवधारी का शरीर टूट कर अलग होता है और वो खोए हुए भाग को नया बना लेता है। खोए हुए भाग को क्या करता है? बना लेता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। री मने पुनः, री मने पुनः, जैसे मान है ना ये री मने पुनः, जनरेशन समझ ही रहे हो, जनरेशन उत्पन्न करना। जैसे छिपकली का पूंछ है, कभी आप छूते टूटकर गिर जाती है। छिपकली का पूंछ कभी छुए डंडा से, कभी छुए कोई तो पूंछ टूट के गिर जाती है। वो प्रकृति ने, नेचर ने क्या किया है, उसमें क्या कर दिया है, उसमें ऐसा कर दिया है कि जैसे उसके जो भी शत्रु हैं पीछे से दौड़ा पकड़ेंगे, आगे से पकड़ेंगे नहीं, तो और पीछे से पकड़ते तो पूंछ टूटकर गिर जाएगी, वो भाग जाएगी। भाई प्रकृति ने, नेचर ने सबको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रकार के डिवाइस उपकरण दिया जिससे वो अपनी जान की रक्षा कर सकता है। जैसे बैल को देखते हो सींग है, गाय बैल को देखते हो सींग हो गया, बारह सिंह सब सींग का होता है। शेर वगैरह देखो ऐसे नाखून रहते हैं, दांत रहते हैं। मनुष्य को क्या दिया? दिमाग दिया। मनुष्य के पास क्या है? दिमाग नहीं, इसी वजह से अपनी रक्षा कर लेता है और तरक्की भी करता है। बात समझ में आया? ड्यू टू ब्रेन, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी जीवधारियों को क्या कर दिया है, ईश्वर ने या गॉड ने या नेचर ने क्या किया, ऐसा व्यवस्था दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके और तरक्की भी कर सके। पहले सोचो इतना छोटा मनुष्य हवा में गाड़ी चलाता है, हवाई जहाज में, पानी में चलाता है। बात समझ में आया? मोबाइल से दूर कहीं भी बतिया सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब क्या है? ड्यू टू ब्रेन, मस्तिष्क की वजह से हुआ। और ये मस्तिष्क, ठीक है। और हम लोग कहाँ है, अगर बात करते हो तो हम लोग कहाँ जगह पे है? हम लोग ऐसे जगह पे है, ऐसे उम्र के पड़ाव में है कि जहां अपना ब्रेन डेवलप करेंगे। आप सब वही हैं कि कैसे आप इस प्रोसेस में है कि डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन टेक्स प्लेस। समझ रहे हैं? अब जितना आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे उतना ही आपकी मस्तिष्क क्या होगी? विकसित होगी। अगर नहीं करेंगे तो विकसित नहीं होगी, ठीक है। और जिसका मस्तिष्क जितना ज्यादा विकसित हुआ उतना ही क्या हुआ, उसका वैल्यू बढ़ेगा। भाई डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं ना, क्या होते हैं उसमें, भाई जितना पढ़े जाते हैं उनका ब्रेन विकसित है। आप जाते हैं 1 मिनट के 500 रुपये फीस लेता है डॉक्टर, 1 मिनट का उसकी वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज? रीजनरेशन। रीजनरेशन ऐसे लिखा गया था, रीजेनेरेशन। रीजनरेशन, री मने पुनः, री मने पुनः, यानी कह सकते हैं ये हो गया प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। शरीर का जो खोया हुआ भाग है,
शरीर का जो खोया हुआ भाग है उसके जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुत्थान कहते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, शरीर के खोए हुए हिस्से का पुनर्निर्माण करने की क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब आपके एनसीईआरटी वाली बुक में केवल शब्द देता है, आगे बढ़ जाता है, केवल शब्द देता है और आगे बढ़ जाता है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ाना कठिन होता है, पढ़ना भी कठिन होता है, पढ़ाना भी बहुत कठिन होता है। एक शब्द दे दिया आगे बढ़ गया, रीजनरेशन शब्द दे दिया आगे बढ़ गया। अब अगर सर जो पढ़ाते हैं जानते हैं या उसको बता सकते हैं तो ठीक है, तो फिर वो कठिन होता है। बात समझ आ गया? तो ये हो गया रीजनरेशन। अब अगर रीजनरेशन देखेंगे तो ये दो प्रकार का, ऐसे देखें रीजनरेशन एक लिख दिया जाए ऐसे ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। इसको एक और काम करते हैं, इसको मॉरफ्लेक्सिस टाइप्स, मॉरफ्लेक्सिस टाइप। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerate the last part of its body and become a new organism. एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या था प्लेनेरिया? इसका मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए कि प्लेनेरिया ऐसे जीव है ऐसे, ठीक है। अब समझ लीजिए तो चर्चा कर रहे थे रीजनरेशन की, यानी शरीर का खोया हुआ भाग का पुनर्निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ एक प्लेनेरिया है, ये ए वाला भाग है, बी वाला भाग, यदि यहां से कटता है तो ये वाला पार्ट ऐसे हो गया और बी वाला ऐसे मान लो हो गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, ये ए वाला पार्ट इस वाले भाग को बना देगा और ये वाला इस वाले को बना देगा। बात समझ में आया? तो एक ये भी बन गया, एक ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया? यदि खोया हुआ भाग का पूरा बना के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। ट्रू सत्य वास्तविक, बात समझ रहे? रीजनरेशन यानी खोया हुआ भाग को बना देता है और जो खोया हुआ भाग है वो भी पहले वाला भाग को बना करके पूरा बना देता है। तो इस प्रकार के रीजनरेशन को क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अब परीक्षा में प्रश्न देता है ट्रू रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया। बात समझ में? याद देगा मॉरफ्लेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन फाउंड इन प्लेनेरिया। बात समझ में? इसका दूसरा नाम देगा सिनोनिम्स टू मॉरफ्लेक्सिस रीजनरेशन इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। और दूसरा है रीजनरेटिक, ये क्या, रीजनरेटिक इसको एपी मॉरफोसिस टाइप, एपी मॉरफोसिस टाइप। इसमें लिख सकते हैं ओनली द लास्ट पार्ट, only the last
part of the body is repair हुआ अथवा regained ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टारफिश और लीजर्ड। स्टारफिश है लीजर्ड, ठीक हो गया। लिख लिए, लिखा गया ओनली द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर। रिपेयर में मरम्मत करना, रिपेयर में मरम्मत करना बन जाता है, या रीगेन, गैन में प्राप्त करना, री लगा दी तो पुनः प्राप्त करना। स्टारफिश एंड लीजर्ड, जैसे क्या हो गया, ये मतलब स्टारफिश है, ये किसी कारणवश ये वाला भाग टूटा, कट गया, टूट गया, तो ये वाला भाग क्या करेगा, ये वाला पूरा शरीर का निर्माण कर देगा। ये वाला मतलब ये वाला कटने के बाद ये वाला पोर्शन हो गया ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका निर्माण कर लेता है, यानी कि ऐसे है तो ऐसे पूरा हो गया, ये कटा वाला भाग था ये बन गया, ठीक है। लेकिन ये वाला भाग जो कटा हुआ भाग था, ये वाला भाग यानी ये वाला भाग यह नया निर्माण नहीं कर पाता। बात समझ गया। जो लास्ट पार्ट जो खोया हुआ भाग है उसी का निर्माण सही कर लेता है, लेकिन खोया वाला भाग पहले वाले का निर्माण नहीं कर पाता। इस वाले दोनों कर लेता है, इस वाले क्या करता है, दोनों कर लेता है। बात समझ गया। तो ये ट्रू हो गया और ये दूसरा होगा रीजनरेटिव। बात समझ में गया। एग्जाम्पल आपने लिया स्टारफिश एंड लीजर्ड, स्टारफिश एंड लीजर्ड, ठीक है। इस नाम सुनोगे, उसमें अमीबा में रीजनरेशन पाया जाता है, अमीबा में भी रीजनरेशन पाया जाता है। जैसे अमीबा है, किसी भी तरह बना दो तो अमीबा होगा, उसका सेल कोई निश्चित नहीं होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें बीच में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछता था उसमें, तो उसमें क्या होता है कि केंद्रक का उसके शरीर का वह भाग जिसमें केंद्रक का कुछ भाग पाया जाता है तो पूरा शरीर का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और जिसमें केंद्रक का पार्ट नहीं रहेगा तो निर्माण नहीं कर पाएगा। जैसे एक विकल्प देता है, ऐसे मान लो एक भाग ये हो गया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, परिश्रम कर देता है, ऐसे कर दिया। देखो ए वाले देख रहे हो, बी वाला देख रहे हो, सी वाला देख रहे हो, डी वाला देख रहे हो और ई वाला देख रहे हो, ठीक है। सही भाग में देख रहे हो तो ए बी सी और डी सब में न्यूक्लियस का कुछ न कुछ पार्ट है, तो जिसमें न्यूक्लियस का पार्ट होगा वो पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा, जिसमें न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होगा वो शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो जो ई वाला पार्ट है कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ऐसा ठीक है, वाला क्वेश्चन होता है। तो ई वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है वो जीवधारी का निर्माण नहीं कर पाएगा। बात समझ गया। और बाकी सब के सब क्या करें, निर्माण कर लेंगे। तो हाईली यानी बहुत अधिक रीजनरेशन अमीबा में भी पाया जाता है, लेकिन शर्त यही है कि प्रत्येक पार्ट में यानी ऑल पार्ट कंटेंस न्यूक्लियस, ऑल पार्ट कंटेंस न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा वो क्या करेगा, उसका निर्माण कर लेगा, अन्यथा निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा रीजनरेशन, क्या पढ़ा, रीजनरेशन यानी कि शरीर के खोए हुए भाग का निर्माण करना क्या कहलाता है, रीजनरेशन यानी पुनरुत्थान कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो गया, इसके बाद से दूसरा लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस SIS and fusion of gametes occur, gametes occur, fusion of gametes occur। लिख दिया आपने,
नाम लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक चलन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है, और ये जितने भी उच्च जीव जंतु होते हैं सब में ये पाया जाता है। बात समझ में आया? और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। 2 की जरूरत होती है, इसलिए बाई पेरेंटल कहते हैं। इसमें एक होता है तो मेल हो जाता है और दूसरा होता है तो फीमेल होता है। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता पड़ती है, 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक चलन कहते हैं। बात समझ में आया? और इसमें कहेंगे तो इसमें गैमेट बनता है। मेल में जो बनता है मेल गैमेट होता है, और फीमेल में जो बनता है उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। तो इसलिए लिखा गया है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो बने गैमेट, गैमेटो बने गैमेट, और जेनेसिस लगा दिया निर्माण होने की प्रक्रिया, यानी पूरा का है तो गैमेट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। बात समझ में आया? अब क्या होगा, गैमेट 2 टाइप्स, गैमेट्स में भी 2 टाइप्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फॉर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल गैमेट फॉर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ में आया? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और साथ में इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। तो गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को फ्यूजन ऑफ गैमेट कहते हैं, और इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। बात समझ में आया? जैसे फूल में पड़े होंगे, फूल में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। एक को परागकोश कहते हैं, दूसरे को स्त्री केसर कहते हैं। परागकोश में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फूल में बीच वाला पोर्शन होता है इसे स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में मेल गैमेट यानी जो पराग होते हैं मेल गैमेट होते हैं, और जो ओवम बनते हैं स्त्री केसर में बनते हैं, कार्पेल में बनते हैं, उसको कहते हैं फीमेल गैमेट। मनुष्यों में भी बनते हैं, मनुष्य में जो पुरुष होता है उसमें स्पर्म बनते हैं, और फीमेल जो होती है उसमें ओवम बनता है। बात समझ में आया? तो ये बनने की जो क्रिया होती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इन दोनों आपस में मिलते हैं जिसको फ्यूजन ऑफ गैमेट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये जो सेकेंड ईयर जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है इसमें। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर से टच कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में इतना कैरेक्टर के रूप में है, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे। और उसके बाद तीसरा वाला लिखेंगे मेटाबॉलिज्म। तीसरा वाला क्या है? थर्ड वन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल reactions occurring in our body is known as metabolism। ठीक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने लिखा, क्या लिखा? द सम मतलब जोड़, सम माने जोड़,
ऐड करते हैं ना, सम करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, यानी जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं, जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रिया लिखा है आखिरी मेटाबॉलिज्म, सभी शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको समझने के लिए और देखिए, जैसे मान लिया हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में ज्यादा तो पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट केमिकल प्रोसेस, अब डाइजेस्ट हो गया, भोजन जो जटिल था वो सरल घटकों में टूटे, फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है पेट की दीवारों द्वारा, एब्जॉर्प्शन होने के पश्चात खून के माध्यम से शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, फिर उसका क्या होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, बात समझ में आया, ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है, सभी क्रियाओं का जो योग है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया। ये साथ में लिखा गया है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अभी तक जितने पढ़े हम लोग दो पढ़े थे, रिप्रोडक्शन पढ़े थे और ग्रोथ पढ़े थे, रिप्रोडक्शन पढ़े थे और ग्रोथ पढ़े थे, तो जीवों में पाए जाने वाला लक्षण है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन यह क्या है, मेटाबॉलिक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अगर ये किसी में होगा तो जीव है, अगर नहीं होगा तो जीव नहीं है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया। अभी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है शरीर में दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं केटाबॉलिक रिएक्शन, केटा, ठीक है, तो केटा सी से है, तो ये याद करना कट काटने वाला, यानी शरीर में होने वाली भी सभी क्रियाएं जिनमें कुछ पदार्थों का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, कटिंग होता है, छोटे होते हैं, तो उसी को केटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब, जैसे हमने खाना खाया तो खाने के साथ तमाम प्रकार के जटिल रासायनिक पदार्थ है उसमें। अब जो हमारे पेट में गया तो पेट में एंजाइम काम करते हैं, एंजाइम काम करके उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, एंजाइम काम करके क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे छोटे घटकों में बांटते हैं। बात समझ में आया। तो यह क्या होगा, केटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। यह क्या हो गया, केटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, यानी शरीर में होने वाली ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके फलस्वरूप कुछ पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक्स होते हैं, इज नोन एज केटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे डाइजेशन हो गया, अभी रेस्पिरेशन भी वही है, जैसे खाना हम सांस लेते हैं तो सांस के फलस्वरूप ऑक्सीजन तो जाता तो है, लेकिन अब क्या है, जाने के पश्चात उसका दहन होता है, जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऊर्जा निकलती है, तभी तो शरीर काम करता है। यदि ऊर्जा नहीं निकलते, देखते हो सवेरे जैसे ऊर्जावान रहते हो, शाम को थके हो जाते हो, खाना नहीं खाते तो ऊर्जा महसूस होती है। तो जो रेस्पिरेशन है वो अभी क्या है, केटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन हो गया और रेस्पिरेशन क्या है, केटाबॉलिक प्रोसेस है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस, एना का मतलब सिंथेसिस, एना का मतलब सिंथेसिस, यानी शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं, शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसके फलस्वरूप कुछ पदार्थों का और निर्माण हो रहा हो, कुछ पदार्थों क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे मान लो ग्रोथ की बात करें, हम खाना पीना खाते हैं, प्रोटीन होता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कुछ निर्माण हुआ, फैट जमा हो गया, तो क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। जैसे मान लो क्या हो गया, ग्रोथ क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस है। बात समझ में आया। पौधों में करते हो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। याद होगा तुमको कि पौधों में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस, कुछ निर्माण होता है, लेकिन रेस्पिरेशन केटाबॉलिक है। तो ये खूब पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा, एनाबॉलिक है या केटाबॉलिक है, या पर दे देगा विच वन द केटाबॉलिक प्रोसेस एंड विच वन द एनाबॉलिक प्रोसेस। यदि आपको क्लियर है तो आप अपने दिमाग से क्या करते हैं, उसको हल कर देते हैं। इज नोन एज केटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। लास्ट साइड आ गया होगा, क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनावट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। चलो ऑर्गेनिज्म भी ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
बात समझ में आया? इसका लिख लिए। अब देखो होता क्या है कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर के जो दीवार होता है एक छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनी होती है। उन छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल यानी कोशिका कहते हैं। तो जितने भी जीवधारी होते हैं सबके शरीर में क्या होता है? कोशिका पाई जाती है। तो यह भी क्या हो गया? एक लक्षण हो गया। केवल देखो वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है, बाकी सभी जीवधारी जितने भी होते हैं, सजीव होते हैं, सबके शरीर में कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी क्या है? करेक्टर है। क्या? लिविंग करेक्टर है। केवल वायरस को छोड़ दिया तो वायरस के अलावा सभी जीवधारी में क्या होता है? कोशिका पाई जाती है। ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या था उसमें? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसका मतलब एबिलिटी टू सेंस the surrounding environment and respond to deep environmental stimuli is called as consciousness. Most important defining feature of all organisms. ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी यानी योग्यता टू सेंस जानी है संवेदनशीलता कह सकते हैं, टू सराउंडिंग यानी सराउंडिंग एनवायरमेंट आस पास के वातावरण के को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, बात समझ में आया? उसी को क्या कहते हैं? ग्रहण करने की क्षमता और उसके द्वारा किया गया प्रक्रिया। बात समझ में आ गया? इस टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई उद्दीपन इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस और चेतन कहते हैं, चेतना कह सकते हैं। इसका क्या मतलब? थोड़ा सा इसको समझने करेंगे। ये मान लिया रहा है खूब गर्मी हो रहा है तो क्या करता है? हमारा शरीर व्याकुल हो जाता है, पसीना आने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, तो ये क्या होगा? हमारा चेतन है। लेकिन वही जब आदमी मर जाता है तो गर्मी क्या उसको जला दिया जाता है, दफना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या करे? चींटी काटे, अच्छा उसका हाथ पैर तुम्हें काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उस तरह थोड़ा सा चीख के देखो या थोड़ा सा गर्म हाथ खट से हट जाता है या भाग जाता है। बात समझ में? तो जीवों के द्वारा किया गया वो सभी प्रक्रिया जो वातावरणीय उद्दीपन है उसके द्वारा किया गया जो प्रतिक्रिया है
उसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। मान लीजिए अब है खूब दुर्गंध आने लगी, सब उठ भाग जाएंगे, एकाएक मान खूब सुगंध आने लगे, अच्छा लगता है, तो ये क्या हो गया, ये शरीर की प्रतिक्रिया, शरीर के द्वारा किया गया जो भी है, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस और चेतन। चेतन बात समझे, तो ये लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है परिभाषित करने में। अगर ये कैरेक्टर है तो सबसे ज्यादा इसी को हम कॉन्शियसनेस को नंबर 1 देते हैं कि यही सबसे ज्यादा क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इसी के द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं। एक और बात आई, जैसे यहाँ पे स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई, स्टिमुलस, स्टिमुलस की हिंदी होती है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है वातावरण की ऐसी क्रिया जो हमारे सेंसरी अंग को प्रभावित करता है और वो ग्रहण करता है, उसी को स्टिमुलाई करते हैं। जैसे मान कान है, कान वो क्या करता है, ध्वनि के स्टिमुलस को ग्रहण करता है, कोई सुनाई दे कान से। अब त्वचा है तो वातावरण ठंडा गर्मी पता चलता है, ठीक है। नाक है, सुगंध दुर्गंध को पता चलता है, बात समझ में। आंख है, दृश्य सूचनाओं को पता क्या करता है, ग्रहण करता है। भाई आंख है तभी तो देख पा रहे हैं आप, तो ये बात समझ में आ गया। ये स्किन है तो टच वगैरह सबको प्रदर्शित करता है। तो वे सभी कारक जो हमारी सेंसरी अंग को, संवेदी अंग को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। और शरीर के द्वारा इन उद्दीपनों के प्रति किया गया व्यवहार क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। बात समझ आ गया, मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड, पौधे भी करते हैं, पौधे भी क्या करते हैं, उद्दीपन को देखकर प्रभावित होते हैं वो भी, ठीक है। समझ देखेंगे नहीं कहीं, जैसे मान लो क्या है, मनी प्लांट घर के अंदर लगा दिया, आपने उसको लगा तो दिया, लेकिन अंदर रख देंगे धीरे धीरे उसका तना बढ़ते अगर जंगला वाला है तो उसी के रास्ते ऐसे बाहर निकल जाता है। अभी तो पानी में बहुत कम हो जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, पानी फिर मिल जाता है, फिर वो गर्मी के समय में देखते हैं, दोपहर के समय बेल्टिंग हो जाती है, मुरझाने के लिए पौधे कुछ मुरझाया रखते हैं। अभी सिंचाई कर दिए फिर टंग हो जाते हैं, शाम के समय फिर वो ठीक होने लगते हैं। बात समझ में आया, तो सभी क्रियाओं को क्या करते हैं, वो उद्दीपित करते हैं। तो क्या हो गया, लिखा गया है प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड, पौधे भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, सजीवों के कैरेक्टर के विषय में पढ़ा।